नमामि ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग कॉटेजादि शिलाजतु, ये जो दिव्य वनस्पति दिव्य औषधि के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। कॉटेजादि शिलाजतु जो है वह पांडु रोग की चिकित्सा में हमारे आचार्य लोगों ने बताया है। चरक संहिता में भी उल्लेख है, अष्टांग संग्रह में भी उल्लेख है, अष्टांग हृदय में भी उल्लेख है। तो मैं आप लोग को पीपीटी दिखा के और फिर मैं कॉटेजादि शिलाजतु का वर्णन आप लोगों से करता हूँ अलग अलग व्याधियों में एक रसायन के रूप में। और जो वेरिकोसिटी रहती है, पोर्टल आर्टरी में पोर्टल हाइपरटेंशन रहता है, उसमें ये मेडिसिन कैसे काम करती है, ये सब हम चर्चा करने वाले हैं। एक मिनट रुक जाइए, तो गड़बड़ होता है। ये मैं आप लोगों को पीपीटी दिखा के बताना चाहता हूँ। कॉटेजादि शिलाजतु जो है वो बहुत ही अच्छी दवाई है। हाँ, ये आप लोगों के स्क्रीन पे आ गया। ये असल में एक टैबलेट फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है। तो कॉटेजादि शिलाजतु का हम लोगों ने उल्लेख पढ़ा था उस दिन की। यह चरक संहिता में चिकित्सा स्थान 16वां अध्याय जो पांडु रोग चिकित्सा है उसमें बताया है कि कॉटस त्रिफला निम्ब पटोल घन नागरही भावितानि दशाहानि रसेर द्वित्रिगुणानि वा शिलाजतु पलान्यस्तो तावती शीत शर्करा त्वक्षरी पिप्पली धात्री कर्कटाख्या फलोन्मिता निदग्धाया फल मूलाभ्याम फलम युक्ता त्रिगंधकम चूर्णितम मधुरम कुर्यात् त्रिफलेन माक्षिकान गुणान दाढ़ीमाम्बुपय पक्षी रसतोय सुरासवान तान भक्षयित्वा अनुपवेद निरन्नो भुक्त एव वा पांडुकुष्ठ ज्वरप्लीह तमकारशो भगंदरान पुति हृद शुक्रमुत्राग्नि दोष शोष गरोदरान कासास्त्रिक पित्तास्त्रिक दोष गुल्म गलामयान तेज सर्ववर्णान हन्यु सर्वरोग हरा शिवा। इसमें शिलाजीत जो है वह 8 पल की मात्रा में है। उसी तरह से इसमें कुछ भावना दिया है शिलाजीत में, जैसे इंद्रयव है, त्रिफला है, नीम है, पटोल है, मुस्ता है, शुंठी, इनकी भावना दी है। 10 भावना, 20 भावना या 30 भावना। और भावना होने के बाद में फिर वो जो शिलाजीत होता है उसको पानी में मतलब गरम गरम काढ़ा जो रहता है उसी में घोल देना है जब भी हम भावना देते हैं। तो वो फिर उसकी फिर में क्या करना है कि जब ये बन जाए उसके बाद कुछ और द्रव्य ऊपर से डालने, जैसे शर्करा 8 पल, तुगाश्री, पिपली, आम्लकी और कर्कट श्रृंगी एक एक पल की मात्रा में, कंटकरी का फल और मूल एक एक पल और त्रिजाति 3 कर्ष और मधु, ये सब डाल के फिर इसका वटक बनाते हैं। तो ये और फिर इसका अनुपान है दाड़िम का चौरस, फिर दूध है, पक्षियों का मांसरस है, जल है, सुरासव है। तो इन सब का हम प्रयोग करते हैं। अब ये कौन कौन सी व्याधियों में काम होता है। एक शिला कॉटेजादि शिलाजतु है, शिलाजित ही है लेकिन मेन इसमें कुटज कॉटेजादि। कॉटज मतलब कुटज मतलब इंद्रवयव, त्रिफला, नीम, पटोल, मुस्ता और शुंठी इनकी भावना है, बाकी प्रक्षेप द्रव्य है।
तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पांडु रोग जो होता है, जहाँ पे धातुओं में दुर्बलता आ जाती है, कृशता आ जाती है, शैथिल्यता आ जाती है, पांडु रोग में, कुष्ठ रोग में, ज्वर में, प्लीहा रोग में, इनमें काम करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि तमक श्वास में, तमक श्वास का भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे अर्श व्याधि। अर्श व्याधि में इसका क्या फायदा होता है? तो जो कुटज के कल्प होते हैं, कुटज जो होता है वो रक्तातिसार या रक्तार्श में बहुत अच्छा कार्यकारी द्रव्य है, क्योंकि इसमें ये जो है स्तंभन करने का गुण होता है। और उसमें हमने शिलाजीत डाल दिया। तो कॉटेज आदि के शिलाजतु के जो भी द्रव्य है ना, वो दोषों का बल कम करके वायु का अनुलोमन करने वाले श्रेष्ठ द्रव्य डाले हुए हैं, और मल का निर्हरण करने वाले हैं। लेकिन तब भी दीपन पाचन अनुलोमन करके ही देना है, निरामावस्था के आने के बाद ही देना है। आमावस्था में कभी भी नहीं देना है, नहीं तो ये अग्निमन करेगा, क्योंकि शिलाजित है। शिलाजित जो होता है वो बहुत हैवी होता है पचने में, गुरु होता है। तो जब वायु का अनुलोमन हो जाए और मल का निर्धारण हो जाए, उसके बाद देंगे तो ज्यादा इफेक्ट आएगा। और जो गुदा के संबंधित रक्त वाहिनियां हैं, रेक्टल वेन, जब बहुत ज्यादा डायलेट हो जाती है तो उसको हम बवासीर बोलते हैं या अर्श बोलते हैं। तो जब वो बहुत ज्यादा लूज पड़ जाती हैं, कौन सी, रेक्टल वेन्स लूज पड़ जाती हैं, तब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कॉटेज आदि शिलाजतु। तो कॉटेज आदि शिलाजतु में ये है कि जो शिथिलता आ गई है, रेक्टल वेन डायलेट हुआ है मतलब वहां पे पार्थिवता जो है, जो स्थिरत्व और ताकत देती है, वो कम हो गया, डायलेट लूज पड़ गया है। तो हमें, और यही चीजें, यही संप्राप्ति हम वेरिकोज वेन्स में भी देखते हैं कि वेरिकोज वेन में पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, इसलिए वो डायलेट हो जाती है। वहां के जो वॉल्स होते हैं, जो पॉप्लिटियल वेन के जो वॉल्स वगैरह होते हैं, वो बहुत लूज पड़ जाते हैं वॉल्स, ब्लड नीचे से ऊपर आने ही नहीं पाते हैं, और वो बहुत मोटी मोटी हो जाती है, गांठ जैसी बन जाती है, वेरिकोज वेन्स। इसी तरह से एन्यूरिज्म हम लोगों ने देखा था कि जब रक्त वाहिनियां बलून की तरह, कहीं कहीं ऐसे बलून की तरह हो जाती है, कहीं कहीं वेराइसिस हो जाता है कि जो वॉल्स होती है वो क्रैक होने लगती हैं लूज पड़ने के बाद। वहां पे जो लवचिकता होती है, इलास्टिसिटी होती है वॉल्स की, वो कमजोर हो जाती है, तब वेराइसिस होने लगता है। तो यहाँ में मतलब पृथ्वी तत्व जो है, क्योंकि पंच महाभूत से सारा शरीर बना हुआ है। आकाश महाभूत प्रधान जो है, व्यपदेशस्तु भूयसा के हिसाब से कुछ हमारे शरीर में कुछ ऑर्गन है, वहां पे आकाश तत्व है, कहीं पे पृथ्वी तत्व है, कहीं पे वायु तत्व है, कहीं पे अग्नि तत्व है, कहीं पे जल तत्व है। इस सबसे पूरा शरीर बना है। तो जब पृथ्वी तत्व अपने वेन्स का कमजोर होने लगता है, तो वहां पे डायलिटेशन या वेरिकोसिटी होने लगता है। तो यहाँ पे जो गुद मार्ग की जो रक्त वाहिनियां हैं, वेन्स है, रेक्टल वेन, वो लूज पड़ जाती हैं, और अग्निमंद होता है, मल संचिति बहुत होती है, तो वही नीचे से आके और गुद वलियों में बाहर आके मासांकुर कर देता है, जिसको हम अर्श व्याधि बोलते हैं। तो जब हम कॉटेज आदि शिला जतु देते हैं, तो कॉटेज आदि इंद्र जो है वो दीपन पाचन तो करता ही है, शिलाजित के साथ में पृथ्वी तत्व को मजबूत कर देता है, जिससे वो पाइल्स है वो पूरी तरह से जो डायलेटेड है वो नॉर्मल हो जाती है, और अर्श व्याधि ठीक हो जाता है। गुद के स्थान पे स्थान वैगुण्य नष्ट होने से यह व्याधि पुनरुद्भव नहीं होती है, फिर से व्याधि होती ही नहीं है। इसीलिए कॉटेज आदि शिलाजितु का प्रयोग हम अर्श व्याधि में, जब हम दीपन पाचन अनुलोमन कर देते हैं उसके बाद दें, तो अर्श को पूरी तरह से मस्से को सुखा देगी और नॉर्मलाइज वो वेन को कर देगी। तो अर्श में कितना बढ़िया ये काम करता है। इसी तरह से भगंदर व्याधि है, जहाँ पे तीनों दोषों का प्रकोप है, और अलग अलग ओपनिंग हो गया है वहां पे। और बुध द्वार, मेरे पास एक रिक्शा वाले आए थे जो रिक्शा चलाते थे और कभी भी रात्रि जागरण करते थे, मदिरा पी, अल्कोहल पीते थे। उसके बाद में मल वेग का, मूत्र वेग का अवरोध करते थे। और अ, जब वो आए थे तो उनका जो सीट था वो एकदम फ्लैट था, और गड्ढे बहुत होते थे रोड में। तो उनको ना 6 जगह से ओपनिंग हो गया था, भगंदर इतना ज्यादा हो गया था। बुध मार्ग से तो मल आता ही था, बाकी 6 ओपनिंग से भी पस कंटिन्यू आता था, और वहां से मल भी आता था। तो उन्होंने सर्जरी कराया, शार्प सूत्र कराया, लेकिन वो हील ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो हमेशा गीला रहने वाला जगह है उत्तर प्रदेश। तो वहां पर भी रक्त धातु की दृष्टि होती है, मांस धातु की दृष्टि होती है, बस्ती और मूत्राशय सामीप्य होने से क्लेद कंटिन्यू आता है, पानी पानी हमेशा आता है। तो वो ओपनिंग ओपन ही रहता है, और बार बार ड्रेसिंग करना पड़ता है उन लोगों को। तो ऐसे में जब ऐसी संप्राप्ति हो रही तो भगंदर हो जाता है, फिस्टुला हो जाता है बहुत ज्यादा। और भगंदर की जो पिड़का होती है, पिड़का मतलब वुंड जो होता है, वो भग
बुध और बस्ती, यहाँ से रिसाव होते रहते हैं, पानी पानी आने लगता है। तो जब हम कॉटेज आदि शिला धातु डालते हैं तो शिलाजित जो है वो रुक्ष द्रव्य है। इसमें सारे द्रव्य दीपन पाचन वाले हैं और तिक्त रसात्मक है। शुंठी बस है जो ग्राही कार्य करता है और कटु रस का है, मधुर विपाकी है। और बाकी सारे द्रव्य तिक्त रसात्मक और रस धातु रक्त धातु पे काम करने वाले, मांस पाचक वाले सारे द्रव्य डाले हुए हैं इसमें। तो इसीलिए जब भगंदर का संप्राप्ति को ठीक करना है तो वहां पे क्लेदग्न, क्लेद को सुखाने वाला, वो जख्म का क्लेद को सुखाने वाला, दोषों को बैलेंस करने वाला, और रक्त और मांसाश्रित दोषों को शमन करने वाला, शिथिल्यता नाशक, तो लूज हो गए, कमजोर हो गए वहां की रक्त वाहिनियां, मांस, उसको ठीक करने वाला, क्योंकि फट जाता है, त्वचा और मांस फट जाता है और वहां से अंदर अंदर रिसाव होने लगता है, ओपनिंग होने लगता है, वहां से पानी आने लगता है और मल आने लगता है। तो वहां पे शिथिलता को ठीक करके पावर देना है वहां पे, मतलब हीलिंग पावर होना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए, जख्म ठीक होती है। और क्लेद, जहां जहां पानी सुखाएंगे वहां वहां हीलिंग अपने आप होने लगेगा। तो इसीलिए कॉटेज आदि शिलाजितु का प्रयोग हम लोग शैथिल्यता नाशक के लिए भगंदर में करते हैं, रक्त मांसाश्रित दोषों का शमन करने के लिए करते हैं, क्लेद को सुखाने के लिए करते हैं। तो भगंदर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और भगंदर का स्थान ऐसा अच्छा हील होता है कि 3-4 महीने का प्रयोग अगर ये दवाई को किया, आमावस्था में नहीं करना है, निरामावस्था में, मतलब अग्नि बढ़ गया, आम पच गए, तब करेंगे तो ये भगंदर को पूरी तरह से ठीक कर देता है। और अपुनर्भवत्व, मतलब भगंदर फिर नहीं हो, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। जहां क्षार सूत्र जैसी कल्पनाएं की जाती है, मतलब थेरेपी की जाती है, सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है, क्षार सूत्र कर दिया जाता है या सर्जरी कर दिया जाता है, वहां पे पेट में अगर अग्निमंद है और मल संचिति हो रही है, वेग अवरोध किया जा रहा है, या वैसा चीज खान पान है, तो बार बार मल्टीपल टाइम्स होता है, क्षार सूत्र करने के बाद भी नहीं फायदा होता भगंदर में, बार बार होता है। और आयुर्वेद के जो चिकित्सक होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है, काय चिकित्सा जब भी हम करते हैं तो परमानेंट हम इलाज करते हैं। परमानेंट इलाज के लिए हम क्या करते हैं, तो हम संप्राप्ति को भंग करते हैं, धातुओं की शिथिलता को अच्छा करते हैं, अग्नि को ध्यान में रखते हैं, अग्नि को ठीक करते हैं, मल का अनुलोमन होना चाहिए, और शिलाजित वाला द्रव्य जो डालते हैं हम, पट्टजाति शिलाजतु, ये भगंदर को पूरी तरह से ठीक कर देता है। मैंने जिन पेशेंट को 15 साल पहले ठीक किया कॉटेज आदि शिलाजितु का दीपन पाचन लोमन करके, और बाद में जे कॉटेज आदि शिलाजितु दिया, उनको भगंदर फिर से नहीं हुआ। जो मैं रिक्शा वाले की बात कर रहा हूँ ना, वो सच में फायदा हुआ है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि आप अर्श व्याधि, भगंदर व्याधि में इसका प्रयोग जरूर करिए। इसी तरह से जहाँ पे दुर्गंधी आ रही है, कोई भी ऐसा पस हो रहा है या ऐसा संप्राप्ति है जहाँ पे क्लेद बहुत है, नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड, वहां पे बहुत सड़न होती है बहुत ज्यादा, या फिर कहीं पर भी जैसे शुक्र में भी पुतिगंधत्व आ रहा है, आर्तव में भी पुतिगंधत्व आ रहा है, स्तन्य में भी जो माता का दूध है वो भी गंदा आ रहा है, मतलब वहां पे ब्रेस्ट एब्सेस हो गया है, स्तन्य वायु में विद्रति हो गई है, या शरीर में कहीं पर भी विद्रति हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, व्रण शोथ हो गया है, जो हील नहीं हो रहा है, पस हो रहा है बहुत ज्यादा, या चोट लग गई है, जहाँ पे अंदर ही अंदर व्रण हो गया है, आभ्यंतर विद्रति है, बाह्य विद्रति है, कहीं पर भी जहाँ पे पस आ रहा है, पूती गंधत्व हो रहा है। पूती कब हो रहा है, क्योंकि वहां पे पित्त जो है वह उसकी उष्णता तीक्ष्णता बढ़ गई है, और विस्त्रगंध तो पित्त का ही है, पित्त का हीट से वो और ज्यादा एब्सेस और इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है। ऐसे में, और वो कहाँ होते हैं, तो मांस प्रदोषाज, पूती मासालजी, मांस की दृष्टि होने से ही, और रक्त वाहिनियां तो है ही दूषित, और शोणित्र जो रोगों में भी बोला है ये शब्द, पूती घ्राणस्यास्य गंधिता, मतलब पूती घ्राण, मतलब नाक से भी बदबू आ रही है, मुंह से भी बदबू आ रही है, जहाँ पे शोणित रोग है। तो रक्त की भी शिथिलता हमें अच्छी करनी, रक्तगत वहां के पार्थिवता को अच्छा करना है, और क्लेद को निकालना है, और वहां पे पुती चीज सड़न वाला जो प्यूट्रिफिकेशन हो रहा है उसको ठीक करना है। तो ऐसे में, और कॉटेज आदि शिलाजतु जो एंटीबायोटिक है, इसके जो घटक द्रव्य है, त्रिफला है, नीम है, पटोल है, मुक्ता है, शुंठी है, और इंद्रेव है, और खुद शिलाजित, ये बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनको पनपने, फंगाई हो गया या एच पाइलोरी का जो जख्म होता है, उन सबको ये हील कर देता है, क्लेद को सुखा देता है। अब वो मीडियम मिलेगा ही नहीं, ग्राम पॉजिटिव स्टेन जो बैक्टीरिया होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, उनको वो चीजें मिलेंगी नहीं, तो वो पनपेंगे ही नहीं, वो पनपेंगे नहीं तो अपने वो डेथ हो जाएगी। इसीलिए पूची गंधत्व जहां जहां हो रहा है वहां पे कॉटेज जाति शिला जंतु का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। क्लेद, और क्लेद को शोषण का स्वभाव होने से, और त्रिजातक जैसे द्रव्य डाले हैं,
त्रिजातक जो है सुगंधी द्रव्य, सुगंधी द्रव्य गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी तत्व प्रधान ये त्रिजात होता है। तो उस त्वग एला त्वग एला और क्या है, त्रिजात में क्या होता है, तीन चीजें आप लोग बताइए प्लीज। इलायची और दालचीनी और नागकेशर होता है ना, नहीं, चतुर्जात में नागकेशर होता है, एक चीज मैं भूल रहा हूँ। त्रिजातक में क्या होता है, कृपया बताइए सब वैद्य लोग, आप लोग को याद होगा त्रिजातक में क्या होता है। विकास जी आपको याद है, हरिहर सर, भोसले सर। त्वक एला, त्वक मतलब दालचीनी, इलायची और एक चीज और होता है जो मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो पृथ्वी तत्व प्रधान है सुगंधी द्रव्य, तो वो पुत्तित्व का नाश करते हैं। हरिहर सर आपको याद है त्रिगंध त्रिजात में क्या होता है। हरिहर सर आपने अनम्यूट किया हुआ है। तेज पत्ता आता है सर। तेज पत्ता और तेज पत्ता आता है सर। तो केला पत्र सर। एला और दालचीनी ये आता है। हाँ ये तो केला पत्र। हाँ, तो मतलब तेज पत्ता आता है, और अगर हम लोग इसमें नागेश्वर डालें तो चातुर्जात होता है। तो इसमें सुगंधी द्रव्य है तो पुतित्व का नाश करते हैं, जहाँ पे सड़न हो रही है, बदबू आ रही है, ऐसा एब्सेस है, इन्फ्लेमेशन है, तो कॉटेज आदि शिलाजितों में डाला हुआ है। पार्थिव तत्व भी है और वो चीजों को नष्ट कर देती है। दूसरा है हृदरोग। हृदरोग में अगर शिथिलता आ गई है, और पांडु के संप्राप्ति में हृदय का सहभाग है, क्योंकि पांडु व्याधि कहीं ना कहीं रसवत स्रोत से शुरू होता है, रक्तवत स्रोत में भी जाता है, और रस क्षय होता है, और रसवत स्रोत का मूलतन हृदय है। हृदय जो है वो शिरामर्म है, महामर्म है। तो हृदय का जरूर इन्वॉल्वमेंट रहता है हृदरोग पांडु के संप्राप्ति में। तो पांडु के कल्पों में अगर हम लोग देखें तो जितने भी द्रव्य हैं पांडु के लिए, दाड़ीमादिघृत या फिर कटुकादिघृत, या जो अपने लौह कल्प है, पुनर्नवा मंडूर है, नवायस लौह है, ताप्यादि लौह है, सभी में हृदय संबंधी वर्णन किया गया है, हृदय संबंधी। तो हृदरोग का विचार करते समय हम लोग कफज हृदरोग का अगर देखें तो रसायन विधि के हिसाब से शिलाजतु का सेवन करने का वर्णन आता है। और कफ का बल अगर कम हो गया है तो कफ का शमन करना है, हृदय का बल का वर्धन करना है, और रसायन करने के लिए कॉटेज आदि शिलाजतु का हम लोग हृदय रोगों में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से शुक्र दोष, टोटल 8 प्रकार के शुक्र दोष बताए हैं जो प्रजा उत्पादन करने के लिए शुक्र असमर्थ होता है। जहाँ पे 8 प्रकार के शुक्र दोष हो जाते हैं, तो उसमें चिकित्सा में क्या बोला है, अष्ट शुक्र दोष की चिकित्सा में चरकाचार्य जी बोलते हैं कि गिरिजस्य प्रयोग हेतो दोषान न उपहति उपोहति, मतलब कुटज आदि का प्रयोग अगर हम लोग कर रहे हैं, और शिलाजित गिरिराज मतलब शिलाजित का प्रयोग अगर हम लोग कर रहे हैं, तो शुक्र का विवर्णता ठीक होता है, पुत्तित्व नष्ट होता है, पित्तज शुक्र दुष्टि है वो ठीक होता है, पित्तज प्रकार में पिछिल और कफज प्रकार में पिछिलता आता है। तो उसके शमन करने के लिए हम लोग रसायन के रूप में कॉटेज आदि शिलाजितों का प्रयोग करते हैं। तो शुक्र और शिलाजित खुद भी वृक्ष है, वो शुक्र को अच्छा करता है, बलवान करता है, और जो मोटिलिटी और काउंट शुक्राणुओं का, स्पर्म सेल का, वो भी अच्छा करता है, वहां की पार्थिवता को बढ़ाता है अगर वो कम हो रहा है। अगर शुक्र जो है वो स्टेबल नहीं रह रहा है और डेड डेड वाले सेल्स हैं बहुत सारे शुक्राणु, तो उसको भी उत्पन्न करने का काम शिलाजित करता है। इसलिए कॉटेज आदि शिलाजितों का प्रयोग शुक्र दोषों में करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसमें जो बहुत सारे द्रव्य हैं वो पित्त कफग्न है, और शिलाजितु खुद ही वृक्ष होने से शुक्रगामी कार्य करने के बाद कफ पित्त वाली संप्राप्ति को दूर करके शुक्र दुष्टि में इसका प्रयोग करने से 100% बिना कोई संदेह के इसका फायदा होता है। लेकिन कॉटेज आदि शिलाजतु को अग्नि बढ़ा के, आम का पचन करके, वायु का अनुलोमन करके, जब निरामावस्था आ जाती है शरीर में, तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। शुक्र दृष्टि भी ठीक करना है, या हृदरोग भी ठीक करना है, कुतित्व को ठीक करना है, भगंदर को ठीक करना है, अर्श को ठीक करना है, जहां तक आमावस्था है दीपन पाचन अनुलोमन करें। अब आप कौन सा पित्त संप्राप्ति है तो वहां पे तिक्त रसात्मक या मधुर रसात्मक द्रव्यों से दीपन पाचन करें। शतावरी भी है वो दीपन पाचन करते हैं, पित्त व्याधि में, या फिर पित्तज व्याधि अगर है, साम पित्त है तो हम लोग कामदुधा, सुशेखर रस, प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टी, इसका प्रयोग करके दीपन पाचन करते हैं। वहां पे कटु रस का प्रयोग नहीं करते। जो भी आप अगर देख रहे हैं बात कप संप्राप्ति है तो वहां पे त्रिभुवन कीर्ति है, लशु नदी वटी है, आम पाचक वटी है, अग्नितुंडी वटी है,
जो भी दीपन या लवण भास्कर चूर्ण है, शिवाचार पाचन चूर्ण है, अजमोदादि चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, जो भी संप्राप्ति करके देख के आप लोग दे रहे हैं दीपन पाचन द्रव्य दोषों के हिसाब से, तो वो देने के बाद फिर इसका प्रयोग करें तो शुक्र दोषों में बहुत अच्छा फायदा है। इसी तरह से मूत्र दोष रहता है। मूत्र दोष में मतलब मूत्र की अप्रवृत्ति होना या अति प्रवृत्ति होना, ऐसा जो व्याधि होता है। अप्रवृत्ति होना मतलब यूरिन हो ही नहीं रहा है, ऐसा पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, जैसे एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट गया, या फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है, या फिर कोई स्ट्रोक हो गया है यूरेटर में, या सिस्टाइटिस हो गया है, अप्रवृत्ति हो रही है। और या अति प्रवृत्ति हो रही है, जो प्रमेह जैसी व्याधि है, जैसे शनेर में ही, शीत में ही, हस्ती में ही, जहाँ पे बहुमूत्रता आविल मूत्रता है, उन दोनों कंडीशन में, या किडनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उसमें कॉटेज आदि शिला जंतु का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और मेह वर्धवा भ्रमान हन्नी हो, ऐसा वाग्भट जी ने बोला है। उस दिन सर पूछ रहे थे ना, आदरणीय अरविंद सर पूछ रहे थे कि प्रमेह नहीं बोला इन्होंने, वो फिर सर्च किया तो पता चला कि वाग्भट जी ने बोला है, चरक जी ने नहीं बोला है प्रमेय। मेह शब्द नहीं बोला है, लेकिन वाग्भट जी ने बोला है मेह वर्धम भ्रमान हन्यो। वाग्भट का मैं रेफरेंस बताता हूँ, अष्टांग हृदय 16 अध्याय में 23 से 29 नंबर का श्लोक देखिए, इसमें मेह का वर्णन है। तो अष्टांग प्र, अष्टांग हृदय 16 में 23 से 29 नंबर का श्लोक देखिए। जी जी देख लूंगा मैं नोट मेह करेंगे। मेह वर्धम भ्रमान हन्यो। वर्धम रोग मतलब जो भी हाइड्रोसिल रिलेटेड है गया, हाइड्रोसील, हाँ भार्निया टाइप का हो गया, हाँ। और मेह में दूसरा भी मेह मेह में बद्न और भ्रमान भ्रम भ्रम। ओके अन्य ओके हो। सर। हाँ, तो प्रमेह चिकित्सा में कोई भी व्याधि, प्रमेह सारी व्याधियां अगर चिकित्सा न किया जाए तो सब मधुमेह में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा हमारे आचार्य लोग बोले हैं, आप तो वचन है। तो ऐसे में जब हम चिकित्सा करते हैं तो शिलाजित का सेवन करने के लिए वाग्भट जी बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि मधुमेह है, जहाँ पे धातु शिथिलता हो गई है, वात का प्रकोप हो गया है, शरीर कमजोर हो गया है बहुत ज्यादा, वहां पे डायबिटिक रिलेटेड रेटिनोपैथी हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है, मैकुलोपैथी हो सकती है, नेफ्रोपैथी हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है, पेरिफेरल जो होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, या फिर कोई भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है, बीपी और बीपी भी हो सकता है इसके वजह से, या फिर पीसीओडी की वजह से, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की वजह से मधुमेह हो जाता है, हार्मोनल पूरा इम्बैलेंस होता है, मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस होता है, या फिर डायबिटिक वुंड हो जाते हैं बहुत सारे, प्रमेह पीड़िकाएं बताएंगे। ऐसे में धातु शिथिलता को अच्छा करना है, दीपन पाचन अवलोकन करने के बाद शिलाजतु का सेवन करने के लिए वाग्भट जी बोलते हैं। तो दीर्घकालीन जो शिथिलता आ गई है मधुमेह में या प्रमेह में, और धातु क्षय हो गया है, तो धातुओं में शिथिलता को नष्ट करके नया नया सारवान धातु की उत्पत्ति करना, यह केवल और केवल आयुर्वेद की चिकित्सा से संभव है। ऐसा कोई भी पैथी नहीं है, जो डायबिटीज अगर सडन हो गई है, शुरू हो गई है, शरीर सड़ रहा है तो नया धातु बना दे, कोई पैथी नहीं करते। वो केवल शुगर को कम कर सकते हैं, HbA1c को कंट्रोल में, इंसुलिन देंगे, बस इंजेक्शन देंगे, और या फिर इंसुलिन देंगे या नॉन इंसुलिन दवाइयां देंगे, और मैनेज करेंगे। डायबिटिक वुंड है तो वो एम्पुटेट करते जाएंगे, काटते जाएंगे, और उसको फिर अलग अलग तरह से वो मतलब हीलिंग करने का कोशिश करते हैं। लेकिन धातुओं को जो शिथिलता जो आ गई, लूज हो गया, दुर्बल हो गया है क्लेज की वजह से, उसको इलाज नहीं है कोई भी पैथी में, केवल आयुर्वेद में है। आयुर्वेद इतना ग्रेट साइंस है कि यहाँ पे सारवान धातु की नई उत्पत्ति करने का काम कॉटेज आदि शिलाजतु करता है। इसलिए मधुमेह के कितने भी कॉम्प्लिकेशन हो, उन सब में कॉटेज आदि शिलाजतु का प्रयोग आंख बंद करके भी करना चाहिए, क्योंकि ये आप्तवचन है, शब्द प्रमाण है, और प्रत्यक्ष रूप से भी जो लोग करते हैं उनको मालूम है कॉटेज आदि शिलाजतु का डायबिटीज और डायबिटिक रिलेटेड जितने कॉम्प्लिकेशन है, हर ऑर्गन में उनका अटैक हो रहा है, उस सब में काम करता है। मूत्र कृच्छता में भी अनेक अवस्था में शिलाजित का उल्लेख किया गया है, और उष्कादि गण का भी एक घटक द्रव्य है, मतलब उष्कादि गण का भी एक घटक है जिसमें हम लोग शिलाजित डाला हुआ है उष्कादि गण में। आप लोग देखिएगा सुश्रुत में उष्कादि गण में शिलाजित डाला है। तो इसीलिए कफ और पित्तज मूत्र कृच्छता में और अश्मरी की चिकित्सा में, शमन और रसायन की चिकित्सा में कॉटेज आदि शिलाजितु का प्रयोग किया गया है। अब आप बोलेंगे अश्मरी चिकित्सा में कैसे है, तो अश्मरी जब होती है वो एक तरह से पत्थर होता है, जो किडनी स्टोन होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट, तो उसको तोड़ने का काम
शिलाजित करता है, मतलब अश्मरी भेदन का कार्य करता है। पत्थर से पत्थर को तोड़ना, जो विपरीतार्थकारी चिकित्सा होती है ना, तो अश्मरी चिकित्सा में शिलाजित का प्रयोग करने से फायदा होता है। और रसायन चिकित्सा, वहां पे मतलब वो मूत्र कृच्छता अगर हो गई है, वहां पे धातु शिथिल हो गए हैं, वहां के सारे जो है रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र मूत्र संस्थान के, उसको रसायन चिकित्सा के रूप में भी कौटिल्य जाति शिलाजित का प्रयोग करते हैं। रसायन चिकित्सा के रूप में मधुमेह को भी अगर हमें ठीक करना है, रिकवर करना है पूरा, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसका प्रयोग करना होगा। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 40 साल करेंगे तो शरीर मजबूत रहेगा। अभी मैं बोलूंगा, लेकिन मैं आदरणीय अरविंद सर का भी सुनना चाहता हूँ कि आपका क्या विचार है ये सब जो मैंने अभी बताया, 5-6 व्याधियां बताया। अरे सर, आप इतना बढ़िया बता रहे हो, इतना अच्छा लग रहा है सुनने में। वाकई सर, ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है, जो शुक्र पे काम करे, जो हृदय पे काम करे। मतलब आपके दो ऐसी जगह जिससे शुक्र का नवीनीकरण होता है पूरे देह का, और हृदय जो मेन मूल है मर्म का। व्यायाम तीक्ष्ण अति विवेक को बस्ती, चिंता भय त्रास गदा। ज्यादा व्यायाम करने से, तीक्ष्ण और या अति ब्रेक करने से, या बस्ती ज्यादा बहुत करने से, या चिंता या भय से, या अक्षरधाम या अधिक भ्रमण करने से, या संधारण या आम, जो संधारण मतलब आम दृष्टि की वजह से, या आम वेग रोकने से, कष्ट नानी हृदय रोग करताणी, इस या कष्ट करने वाले उपायों से हृदय रोग। अब अगर हृदय विकृत को ये ठीक कर रहा है जो शिलाजीत की वजह से, और साथ साथ आपका त्रिफला, इंद्रजो, पटोल, मोथा, सुंठी, और इसके साथ में सबसे ज्यादा जो इसमें ब्यूटीफुल चीज है, तीन सुगंधी, जो अपने आप में कंप्लीट प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट ऐसा जो कफ पित्त, बात बात क्यों नहीं सर, बात में भी ये इंडिकेटेड है, बात में भी काम करेगा ये। त्रिदोषत में है, क्योंकि हृदय रोग पे काम कर रहा है, तो इसका मतलब बात पे, बयान पे कर रहा है। और जो आपके अपान में तो मूत्र की विकृति या शुक्र की विकृति आई गई है, तो ये जब जो प्रोडक्ट इतना बढ़िया काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे शोधनीय द्रव्य रखे गए हैं जो पित्त के पुति गुण पे, जैसे विष्णु आपने बोला भी है कि विष्णु गुण पे या पुति गुण पे, या ये कफ के मिश्री, कफ का मिश्री है, या स्नेह, अविशंधि या पिछिलता, जो कफ का एक मेन कारण है, जिसमें इसकी में काकड़ा सिंगी, भटकटैया, पीपल और वंशलोचन पड़ा है। मतलब ये कफ भी कवर कर रहा है, तीन सुगंधी की वजह से पित्त भी कवर कर रहा है। तो ऐसा कौन सा रोग है ना सो अस्ति, जैसे शिलाजीत के लिए बोला गया, न सो अस्ति साध्य रूपम यत् न शिलाजीत जयत, तत्काल योगी प्रवक्तम शास्त्रम तब विप्लव ऊर्जा दे आती। तो जब शिलाजीत इसमें पड़ गया, तो ये ऐसा कोटजादी शिलाजीत, ऐसा कोई रोग नहीं है जो न ठीक करे। ये तो कुछ ही दवाइयां जो लिखी है रोग, जो कुछ लिखे, मुख की दुर्गंधि, हृदय रोग, शुक्र की वृत्ति, मुक्त प्रवृत्ति, रक्त वृत्ति, ये सब अगर तत्काल योगी प्रवक्ता शास्त्रम तब विपुलम ऊर्जम दे आती, तो इसी प्रोडक्ट को अगर हम प्रॉपर वे में और युक्ति के रूप में, इसमें तो कई चीजें इन्होंने युक्ति के साथ में बोला अनुपाम के रूप में, जैसे खट्टे अनार का रस दूध के साथ में, पक्षियों के मांस रस प्लस सुरा या आसव के साथ में बोला है, तो ये हमारे पास एक आल्टरनेट रहता है कि हम उसके साथ में कौन से दोष में काम करना है। प्रोडक्ट की ब्यूटी योगराज की भी बहुत बढ़िया है। योगराज इसी का भाई रहता है, योगराज और शिलाजीत, लेकिन शिलाजीत में भी दोनों में शिलाजीत है, दोनों में, योगराज में भी शिलाजीत है, इसमें भी शिलाजीत है, लेकिन इसकी प्रोडक्ट की ब्यूटी अपने आप में त्रिसुगंधी, और ये इंद्रजो, त्रिफला, त्रिफला उसमें भी रहता है, नीम, पटोल जो अपने आप में रसपाचक, रक्तपाचक में, नागरमुथा जो है अपने आप में क्लेश शोषण के लिए, और सुंठी जो आम पाचन बाथरूम के रूप में प्रख्यात है, जो हम लोग चाहे कहीं भी आम दृष्टि हो, सर्व देह प्रतिष्ठान आम दोष न निहरत बोला गया है। तो पूरे जो भी जो आम दोष जो पूरे शरीर में हर धातु लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन
अवरोध कर रहा है, खाबैगुन्य कर रहा है, विकृति कर रहा है, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है जो श्रोत अवरोध दूर करे और खाबैगुन्य दूर करे और उसका रीजनरेट करे, उसकी स्मृति जागृत कर दे। तो हमारा जो दोष दोष संपन्न समूर्छना वो भी खत्म हो जाती है और पेशेंट अपना नॉर्मल वे में हो जाता है और हमारा श्रोत का खाबैगुन्य खत्म हुआ तो वो श्रोत की विकृति खत्म हुई और पेशेंट के दोष खत्म हो जाते हैं। दुष्ट भी अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है जो धातुओं लेवल पे रहता है। उधर रोग बोला ही था अभी तक आप सर पदार्थ तक पहुंचे हैं तो, लेकिन इसके आगे भी बहुत ऐसी चीजें हैं, अभी रोग हैं जो अपने आप में ये कंप्लीट ठीक कर सकता है। सर आप यू कंटिन्यू सर प्लीज। हाँ, और कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं और डीप में पढ़ाऊंगा। क्योंकि ना कॉटेज जाति शिलाजितु जो है ना, इस पे रिसर्च बहुत सारा हुआ है। जो गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है जामनगर, उस पे उसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी हैं। आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आप लोग गूगल में जाके गूगल स्कॉलर करके जो वेबसाइट है उसको क्लिक करिए और फिर कॉटेज जाति शिलाजितु डालिए और बहुत और सारे सर रिसर्च केवल पेपर है। सर एक ही चीज मुझे इसमें कहनी है, शिलाजीत असली कैसे इसमें और करना है, और जो अगर कोई कंपनी कर रही है तो अच्छा शिलाजीत कहाँ से, ये चीज बहुत बड़ी बात है सर। बाकी तो हर अवेलेबल है, लेकिन शिलाजीत असली मिलना और शिलाजीत की कितनी मात्रा, ये सर बहुत बड़ी बात है सर। ये मैं इसके बारे में सर थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। गोमूत्र गंधी होता है वो अच्छा माना जाता है, एक कर्पूर गंधी होता है वो डुप्लीकेट होता है। बाकी तो ये चीजें रस शास्त्र वाले और वैशज्य कल्पना वाले ये लोग ज्यादा अच्छे से बताएंगे, द्रव्य गुण वाले बता पाएंगे। ओरिजिनल को कैसे पहचाने उतना तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन गोमूत्र गंधी होता है, किसी को मालूम है शिलाजीत के बारे में? शशि मैडम आप हैं, एसर, ACER, आप बता सकते हैं इसके बारे में, शिलाजीत के बारे में? या डॉक्टर SK मिश्रा जी आप बता सकते हैं शिलाजीत के बारे में? प्रदीप सर, महाजन सर, कुलविंदर कौर मैम, कोई बताइए, हरिहर सर, भोसले सर, विकास जी, कोई बोलिए शिलाजीत को कैसे पहचानेंगे? जमदग्नि सर ने बोला था सर एक बार कि पाकिस्तान का शिलाजीत सबसे बढ़िया होता है। और दूसरा एक चीज उन्होंने और बोली थी कि असली शिलाजीत ना मिले तो पहाड़ों पे जो कैक्टस का पेड़ होता है उसकी जड़ में जो मिट्टी रहती है वो शिलाजीत की इक्विवेलेंट होती है। हाँ, और मेरे पास तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो तिब्बत से लेके आते हैं, सूर्य की कहाँ से? किरणों से शिलाजीत तिब्बत से अरे कहीं वो से तो लेके सर आते हैं। वो लोहे की खान के में या सोने की खान में या चांदी की खान के ऊपर जो वो होता है। लेकिन वो खाने आज के डेट में नहीं है सर। वो लोहे की खान तो है, सोना चांदी की ताबे नहीं है ना, तो वो और वो जो शिलाजीत है वो असली है कि नहीं है। और अच्छा क्योंकि शिलाजीत के बारे में बोला गया है, जैसे आपने कल बोला था 70 ग्राम तक 7 तोला बोला था ना, 7 तोला तक हाँ मात्रा बोली गई है इसकी। 7 तोला हाँ तक की मात्रा बोली गई है, तो 7 तोला से उन्होंने प्रेमेह खत्म भी बोला है सर, जो आज की डेट हाँ में नहीं होता। आज की डेट में 70 की जगह ज्यादा भी मात्रा भी पहुंच जाए तब भी प्रेमेह व्याधि नहीं समन होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी दवाइयों में वो नहीं है अच्छा जो होना चाहिए सर। तो इसीलिए लगता है कि प्रोडक्ट की नो डाउट सब कुछ अच्छा पड़ा, लेकिन शिलाजीत अगर अच्छा नहीं है तो इसीलिए अगर शिलाजीत अच्छी बनाने वाली या जो प्रोडक्ट जिसका अच्छा है वो उसका सर हम लोग को अगर कोई ग्रुप में जानता हो तो सर बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा हम लोग के लिए। मेरे पास एक सर का वो भी है, जो सर मराठी में लेख लिखते हैं ना, मैं ढूंढ के आपको बताऊंगा। वो उसका है दूसरे फोन में, मैं दूंगा। तो उसमें उसमें सर ने बताया कैसे पहचाने शिलाजीत का, और शिलाजीत की उत्पत्ति कैसे हुई वो मैं बताऊंगा। सर ने ये चीज 2014 में बताया था। तो वो है, मैं ढूंढ के बताऊंगा। चलिए अभी हम इस पे काम करते हैं, बात करते हैं मेडिसिन पे। तो अगर हम लोग देखें कि अग्नि दोष है जहाँ पे अ, और खासकर पांडु रोग की अग्नि जो है, अग्नि बल बहुत ज्यादा हरास हो गया है पांडु रोग में। भूख ही नहीं लगती है। आप लोग एनीमिक पेशेंट देखते होंगे, खून की कमी है और शरीर पूरा एकदम सफेद हो गया है, पूरा नाखून भी ऐसे सफेद सफेद हो गया है। खून की बहुत ज्यादा कमी रहती है। या तो वो रक्त प्रदर होगा, या कृमि होगा, या फिर कोई ये जो अ, मतलब वहाँ के जो हेमोपोइटिक सिस्टम है उसमें कुछ डिफेक्ट होगा, या अनीमिया अलग अलग होता है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर का कुछ प्रॉब्लम है, फॉलिक एसिड नहीं बन रहा, इंट्रिंसिक फैक्टर B12 नहीं है, उसकी कमी है उसके वजह से, या फिर
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, हिमोलाइटिक एनीमिया हो गया, उसके भी बहुत सारे टाइप है एनीमिया मॉडर्न साइंस में बताया, या फिर हीमोफीलिया हो गया, या फिर और बहुत सारी बीमारी है। उसमें अगर खून की कमी है, मॉडर्न का डायग्नोस लेके, और हमको भी वातज पित्तज कफज सन्नी पातज और कृमिजन्य कृमि भक्षण जन्य जो है पांडु है, तो उसमें भूख नहीं लगती है पेशेंट को। या तो उसका रक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, और बूढ़े बूढ़े लोगों को भी होता है, रक्त प्रदर्शन ज्यादा हो रहा है। इंडियन लेडीज में तो 8 HB रहते हैं, बहुत खून की कमी रहती है। तो अगर ऐसा है तो अग्निबल का ह्रास हुआ है, धातुओं का शिथिलता हो गई है, तब दोषों का बल भी कम होके पांडु में अग्निबल कम रहता है। तो अग्नि का बल बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। दीपन पाचन लोमन द्रव्य देने के बाद इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो ये धातुओं को बल देगा। धातु कहाँ के? तो जो अग्नि के स्थान है, जैसे अग्नि का स्थान है ग्रहणी, पित्त धरा कला, वहां पे अगर धातुओं को बल मिलेगा तो पित्त का सिक्रीशन अच्छा होगा। यकृत को बल मिलेगा तो वहां का सिक्रीशन अच्छा होगा। पैंक्रियास को मिलेगा तो पैंक्रियाटिक जूसेस अच्छा। इसलिए अग्नि को बढ़ाना है तो वहां की धातु को बढ़ाना है। और यहाँ पे दीपन पाचन शुंठी डाला हुआ है, मुस्ता आम पाचन के लिए, और इंद्र है मांस पाचक के सारे द्रव्य। तो ये मतलब धात्वग्नि लेवल पे अग्नि बढ़ाते हैं तो जाठराग्नि भी बढ़ जाती है आम का पचन होने के बाद। और संतर्पण जन्य व्याधियां जो रहती हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग किया जा रहा है, अति संतर्पण हुआ है, जैसे प्रमेह व्याधि और कुष्ठ व्याधि, उसमें दीर्घकालीन मंदाग्नि है, धात्वग्नि लेवल पे, भूताग्नि लेवल पे, जठराग्नि लेवल पे। तो और वहां पे जब सामावस्था को हमने ठीक कर दिया, दीपन पाचन लोमन वाले द्रव्य लॉन्ग टर्म के लिए देने के बाद, हमारे जमदग्नि सर ये बताते हैं कि जब वो पहले प्रैक्टिस करते थे 40-45 साल पहले, तो उस टाइम पे आम पचन करने में उनको 21 दिन लगता था या 1 महीना लगता था मैक्सिमम। आज वही है कि आम पचन करने में 3-3 महीना लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम का खाना पीना जो था वो अलग तरह का था। और पेशेंट को बोल दिया ना कि आप चावल का मंड पी के रहिए, मुद्ग यूज लीजिए, तो पेशेंट रह जाता था 1 महीना तक। मतलब खिचड़ी खाएगा नहीं तो वो पी के रहेगा। आज का पेशेंट वैसा नहीं है। आज का पेशेंट एक तरफ लंघन करेगा और दूसरे साइड पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, चाइनीज खाएगा, उल्टा पुल्टा खाते रहेगा। ये तो इसलिए 3 महीना लग जाता है पूरा वो निरामावस्था आने में। तो जब निरामावस्था आ जाती है, अग्नि अच्छा हो जाता है, तब अग्नि को स्थिर करने के लिए और अग्नि को और बढ़ाने के लिए वहां का धातु बल बढ़ा के अग्नि को बढ़ाना है। धातु बल मतलब पित्त धरा कला के जो सेल्स है उनको स्ट्रॉन्ग करना है, तो पित्त भी अच्छे से सिक्रेट होने लगेगा। लीवर के सेल्स भी अच्छे से सिक्रेट करने लगेंगे, जो बाइल है उसको सिक्रेट, पैंक्रियास के भी करने, सकस एंट्रिकस का लेयर है उसको भी, और पाइलोरिक जो स्टमक है लोअर, वो भी पित्त का सिक्रेशन अच्छे से करेगा। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, HCl, उन सब का सिक्रेशन अच्छा करेगा। मैं मॉडर्न भाषा में बता रहा हूँ, मतलब अग्नि को स्थिर करना है और अग्नि का ताकत बढ़ाना है। तो इसमें हम कॉटेज आदि शिला धातु का प्रयोग लॉन्ग टर्म के लिए दे सकते हैं। और दुष्ट रक्त के वजह से अगर अग्निमंद हो गया है, मतलब खून खराब हो गया है बहुत ज्यादा, अब खून खराब होने के लिए विधि शोणित अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें बताया है कि कौन कौन से शाक अगर ज्यादा खाएं तो खून खराब हो जाता है। और बहुत ज्यादा सरसों का तेल जहाँ साथ में नहीं है वहां सरसों का तेल ज्यादा मात्रा में लिया जाए। उष्ण प्रदेशों में जैसे नागपुर एरिया है, महाराष्ट्र, यहाँ पे सरसों का तेल अगर लिया जाए ज्यादा, तो वह, या गुजरात है, सौराष्ट्र इतना गर्म है, वहां सरसों का तेल तो साथ में ही नहीं है, लेकिन वहां सरसों का पकौड़ा बना बना के लोग खा रहे हैं, सरसों का साग खा रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी गर्मी है। तो वो रक्त की दुष्टि करता है, रक्त पित्त भी कर देता है। तो अगर दुष्ट रक्त की वजह से या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में पेशेंट, क्रोधात पित्तम, क्रोध है, भय है, शोक है, मानसिक अवसाद है, मतलब मनोवस्त्रोत की भी दृष्टि है, तो रक्त खराब होगा ही होगा। ऐसे में अग्निमान हो जाता है। तो रक्त का प्रसादन कर्म करके, रक्त का प्रसादन कौन करता है? तो कौटजाति शिलाजतु करता है। रक्त को साफ करके अच्छा क्वालिटी का रक्त बनाता है। शिलाजित खुद ही RBC और HB को अच्छा बनाता है। तो रक्त का प्रसादन कर्म करके अग्नि का दोष नष्ट करके ये काम कौटजाति शिलाजतु करता है। अब एक व्याधि आती है शोष। सुश्रुत संहिता में शोष व्याधि जब होता है, राजयक्ष्मा, जब धातुएं सब सूख रही हैं, शोष व्याधि है। शोष व्याधि के 4 हेतु बताएं। क्या बताए? अति साहस, विषमासन, विरुद्धासन और अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय बताए। वेगावरोध भी होता है उसके कारण। मेन तो 4 ही बताए।
तो शोष व्याधि में शिलाजतु का प्रयोग, सुश्रुत संहिता में जो रसायन अध्याय है उसमें अलग अलग रसायन बताए हैं, जैसे विड़ंग का रसायन बताए, पिपली का बताए, पाकुची रसायन बताए, शिलाजित का रसायन बताए। तो शिलाजतु का दूध के साथ प्रयोग करने के लिए उल्लेख सुश्रुत संहिता में बताया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब शिलाजित का प्रयोग करते हैं तो ये स्त्रोतोरोध को दूर करेगा, रक्तादि धातु क्षय को ठीक करेगा, धातु अग्नि मांद्यता को ठीक करेगा, और वहां पर भी दीपन पाचन करने के बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। और ऐसे टाइम पे स्त्रोतरोध का दूर करने का काम, धातु बल बढ़ाने, अग्नि का बढ़ाने का काम शोष व्याधि में, और धातुओं को बलवान करना है, नए नए धातु बनाना है, क्योंकि उसमें धातु बहुत क्षय हो जाता है, शोष व्याधि नाम ही है उसका। तो इसमें हम लोग सुश्रुत संहिता के हिसाब से शिलाजेतु का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर गर्भ विष का संयोग हो गया है, संयोग जन्य विष का प्रयोग हो रहा है, तो शोधन देना है हमें, वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण, और उसके बाद में रसायन स्वरूप में कॉटेज आदि शिलाजेतु का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विरुद्धमपि चाहारम विद्या विष गरोपमम, विरुद्ध अन्न का सेवन कंटिन्यू अगर कोई कर रहा है, जैसे कि पनीर का सब्जी बहुत दिनों से कोई खा रहा है, फिर दूध और मछली का सेवन कर रहा है, दूध और नॉनवेज का सेवन कर रहा है, तो ये गर्भ विष की तरह शरीर को खराब कर रहा है। तो उसमें शोधन करने के बाद रसायन के रूप में अगर हम लोग प्रयोग करें, और विरुद्ध आहार का विरुद्ध आहार का सेवन करने के बाद पांडु रोग होता ही होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसीलिए हेतु प्रत्यनिक और रसायन के रूप में कॉटेज आदि शिलाजतु का गर्विश में प्रयोग, गर्विश से जो कॉम्प्लिकेशन हो गए उसके लिए कॉटेज आदि शिलाजतु का प्रयोग करने के लिए बोला है। और गर्विश के लक्षण में भी पहला लक्षण पांडुत्व बताया है, ऐसा वर्णन अष्टांग संग्रह में देखा जाए तो हमें पता चलता है। इसीलिए कॉटेज आदि शिलाजतु का यौगिक जो है, इसका कॉम्बिनेशन में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो पांडुत्व और गर्विश से उत्पन्न कॉम्प्लिकेशन उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से उदर व्याधि होती है, अगर 8 प्रकार के उदर बताए हैं और सब कन्वर्ट होकर जल उदर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जहां शोधन की जरूरत है, सारे दोषों को निर्हरण करने के लिए हम लोग शिलाजितु का दूध के साथ प्रयोग बताएं, तो ये शिलाजित जो है वो क्लेद वृद्धि ना होकर धातु बलवर्धन को ये करता है, मतलब ताकत देता है, वो धातुओं को बढ़ाता है और अपुनर्भवत्व भी प्राप्त कर देता है। कफ प्रधान उदर में कॉटक जाति शिलाजतु का प्रयोग दूध के अनुपान से करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। जलोदर में नहीं प्रयोग करेंगे कॉटक जाति शिलाजतु, ये वैसा दीपन पाचन कार्य नहीं करेगा। जलोदर छोड़ के कफोदर है, श्लेष्मोदर, उसमें बहुत अच्छा दुग्ध पान के साथ करने से फायदा होता है। कास व्याधि है जहाँ पे कफज पांडु रोग है और दीर्घ काल तक खांसी आ रही है, बलगम वाली खांसी कंटिन्यू आ रही है, तो वहां पे दीपन पाचन करके और कासग्न द्रव्यों के साथ कॉटेज आदि शिलाजतु का प्रयोग करें, तो कास है, खांसी जो है वो पूरी तरह से ठीक कर देगा। जैसे कि वो हरिहर सर की एक पेशेंट आती है, रवि भाई की जो पेशेंट है, जो खांसी 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 हो रहा है, तो उनको आप जो भी द्रव्य दे रहे हैं, धातु बल अगर बलवान करना है, अग्नि को भी स्थिर रखना है, तो ऐसे में कॉटेज आदि शिलाजतु का प्रयोग किया जाए वो बच्ची को, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से अस्त्रिक धर, जहाँ पे मेनोरेजिया और मेटोरेजिया, जल्दी आना मेंसेस, कभी जल्दी जल्दी इंटरवल्स में आना और लॉन्ग टर्म के लिए आना, ऐसे दोनों कंडीशन में रक्त प्रदर में, गर्भाशय में, रजोवाही सिराओं में रक्त का प्रमाणता वृद्धि करके स्त्राव बहुत ज्यादा होने लगता है, और वो स्त्राव जो होता है वो प्रमाणता अधिक होता है, ऋतुकाल न होने के बाद भी होता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा स्थूल स्त्रियों को होता है, उपचित स्त्रियों को बार बार प्रदर का अनुभव होता है, या श्वेत प्रदर भी होता है, वहां पे ग्रहणी दृष्टि होती है, या इन्फेक्शन होता है, मतलब उपप्लुता योनि व्यापक होती है, पित्तला योनि व्यापक होती है, और परिप्लुता योनि व्यापक होता है, या रजो दृष्टि होती है अलग अलग बात पित्त कफ से। तो अस्त्रिग्ध जो कंडीशन होता है उसमें कभी कभी कफ का आधिक्य रहता है या पित्त का आधिक्य रहता है, तो इसको अनुपान भेद से, जैसे तंडुलोदक के साथ दे दिया, या फिर हम लोग अशोकारिष्ट के साथ दे दिया, लोद्रासव के साथ दे दिया, अलग अलग, या पुष्यानुक चूर्ण के क्वाथ के साथ दे दिया, तो ये अस्त्रिकतर में भी कॉटेज आदि शिलाजितु का प्रयोग करने से वहां पे ताकत आती है, गर्भाशय का एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पायोमेट्रियम, उन तीनों लेयर्स को बहुत ताकत आती है। और अ, और क्या होता है अस्त्रिक में, एंडोमेट्रियम लेयर को भी, जैसे एंडोमेट्रियोसिस हो गया,
जो एंडोमेट्रियम इन्फेक्शन होके इन्फ्लेमेशन होकर बाहर चला जाता है। तो एंडोमेट्रियोसिस हो गया, एंडोमेट्रियोसिस्ट हो गया, फाइब्रॉइड हो गया, या फिर एडिनोमायोसिस हो गया, उन सब में कॉटेज आदि शिला जंतु का प्रयोग जरूर करना चाहिए। प्रद्रांतक लौ है, या फिर उसमें हम लोग बोलबत रस देते हैं, या फिर हम अलग अलग चंदनमला लाक्षादी तेल का मात्रा उससे उनके साथ में कॉटेज आदि शिला जंतु का प्रयोग करें तो अपुनर्भवत्व ये 100% मिलता है। अभी मैं और बताऊंगा, आप लोग बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं अरविंद सर कॉटेज आदि शिला जंतु का? हाँ हाँ बताइए। आप सब थक गए होंगे सर। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से बता रहे हो। प्रदर और श्लेष्म पित्त दोनों टाइप के प्रदर में भी काम करेगा, और वही उधर में भी जो है, उधर भी जो है अगर श्लेष्म पित्त अगर तीन दोनों ही है तो दोनों में काम करेगा, क्योंकि कफोदर या श्लेष्मोदर के साथ नहीं, क्योंकि त्रिसुगंधि पड़ा हुआ है सर ना इसमें, और साथ में पाचन दर्द पड़े हुए, नीम, पटोल, मोथा, शुंठी, तो कुछ और इंद्रजौ, और साथ में सबसे बढ़िया बात कि त्रिफला डाल रखा है, तो सब में काम करेगा। और ऐसा जो भी मेन दोष तो सामता की वजह से, मेन दोष अग्नि की वजह से, तो अग्नि की विगति ठीक कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये रक्त दुष्टि, रक्त के विष्णु गुण पे काम कर रहा है, तो रक्त पुष्ट कर रहा है, जिससे सारे ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा होता है। जैसे भी आपने ग्रहणी बोला, तो वहां पे बिल्कुल सही बात है, माइलेज, लाइपेज, डायस्टेज, जो भी, चाहे वो टेक्टस ऑफ डोडेनाइज में जो पेनकेटिक जूस जा रहा हो, या लीवर से जो है एंजाइम्स वगैरह आ रहे हैं, सब फैट डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन वहां हो रहा है। मींस वहां पे सर्कुलेशन अच्छा है, रक्त दुष्टि नहीं है वहां पे। रक्त अगर जितना पुष्ट होगा, रक्त के की वजह से अगर ऑर्गन में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, जो प्राणवायु स्रोत से गवर्न हो रहा है, और ऑर्गन में भी ऑर्गन लेवल पे भी प्राणवायु स्रोत है, तो इसीलिए रक्त की दृष्टि सबसे पहला और सबसे ज्यादा जो एक धातु के रूप में खाव गुण के साथ साथ स्वतः दृष्टि करता है। इसीलिए रक्त पित्त है, प्रदर है, उदर रोग है, कास है, कहीं भी, या अगर उसके मेटाबॉलिक या फंक्शनिंग लेवल पे, स्मृति लेवल पे भी जो है आ रहा है, उसमें भी रक्त की दुष्टि या रक्त की वजह से, जो इसमें जो प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, जो नीम, जो एक अपने आप में पित्त शामक है, क्योंकि नीम के लिए बोला गया, नीम पटोल, दूर्वा अनंता नीम बासा, पित्त शामक जो द्रव होते हैं, दूर्वा अनंता नीम बासा आत्मगुप्ता, मतलब उसमें नीम जुड़ा हुआ है। कटगुलर पित्त शामक में रखा गया है, तो इसमें नीम पड़ा हुआ है। पटोल जो अपने आप में रस पाचक के लिए और रक्त पाचक के लिए पहली दवाई है। घन या मोथा, मुट्ठा जो पानी में रहता है लेकिन फिर भी वो श्लेष्म का शोधन करता है। नागर जो 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 हम लोग की वूंद संजीवनी है, सोंठ कि वो कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, जहाँ आम पाचन, बाथरूम उमुल करना है, शुंठी इसमें पड़ा हुआ है। तो ये अपने आप में ऐसा प्रोडक्ट है कि चाहे मूत की व्यक्ति, इसीलिए मूत की व्यक्ति कोई भी ऐसा मुंह से लेके वो तक क्या कोई भी ऐसी बीमारी उन्होंने छोड़ी नहीं है। चाहे वो आपका जठराग्नि की विकृति हो, मुक्त की विकृति हो, शुक्र की विकृति हो, नीचे पहुंच गए, जठराग्नि बीच में रह गए, ऊपर और थोड़ा उठे तो हृदय रोग, काश स्वास, और ऊपर उठे तो पूरा जो है मुंह की दुर्गंध, आंख, जो आपके इंद्रियों की दुर्बलता। तो ऐसा कोई आप सर से लेके पांव तक का कोई भी ऐसा गुद में आश अंदर पहुंच गए, तो आपका कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। तो वो कहना ही चाह रहे हैं कि आप कहीं भी इस्तेमाल करो सर, फ्रीली इस्तेमाल करो। राइट सर। जी, बहुत अच्छा बताया। अब आगे बढ़ते हैं, रक्त पित्त व्याधि। कफ का अनुबंध होने पे ऊर्ध्वक रक्तपित्त होता है, जिसमें रक्त की दुष्टि बहुत ज्यादा होती है, और नाक से, आंख से, कान से, दांत से, कहीं से भी खून आने लगता है। तो कफ कफ को कम करना, कफ का जो स्निग्धत्व है, या फिर जो भी पिछलित्व है, जो भी है, उसको शिलाजित जो होता है वो उसके सारे कल्प बहुत अच्छा करते हैं, धातु शिथिलता को कम करते हैं। और हमारे पेशेंट जो रक्त पित्त के होते हैं, वो तो धूप में घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन अति संतर्पण अगर हो गया है, जैसे स्थूल व्यक्ति है, मेदस्वी व्यक्ति है, अव्यायामशील है, तो उनमें ऊर्ध्व रक्तपित्त ज्यादा रहता है। वो लोग मिर्ची मसाला भी बहुत खाते हैं, टेस्टी टेस्टी,
रक्त की दुष्टि करने वाली चीजें खाते हैं, पित्त को दुष्टि करने वाले खाते हैं। तो ऐसे में स्थूल व्यक्ति और अव्यायामशील लोगों में धातु शिथिलता आ गई है, तो और ऐसा रक्त पित्त है, तो कौटिल्य जाति शिला जतु लेखन कार्य भी कर रहा है, कफग्न कार्य भी कर रहा है, और रक्त और वहां पे धातु शिथिलता को भी ठीक कर रहा है। और रक्त पित्त में जहाँ पे शोधन अनर्ह पेशेंट है, मतलब पेशेंट बहुत कमजोर है और हम उसको विरेचन नहीं दे सकते हैं, कफ का अनुबंध है, मतलब कफ का अनुबंध है, ऊर्ध्व रक्तपित्त है या अधोग रक्तपित्त है या तीरक रक्तपित्त है, जहाँ पे शोधन नहीं दे सकते, अनर्ह है पेशेंट, वहां पे संशमन चिकित्सा के लिए दीपन पाचन अनुलोमन या लंघन कराने के बाद इसका प्रयोग करें तो, और खासकर कफ प्राधान्यता में रक्त का ग्रथित्व आ रहा है, मतलब वो गांठे गांठे हो रही है, तो कफग्न और पित्त अविरोधी लेखन स्वरूप में पित्त को भी नहीं बढ़ाएगा, पित्त को बैलेंस करेगा, कफग्न कार्य भी करेगा। नहीं तो दूसरे द्रव्य जो होते हैं वो कफग्न तो होते हैं लेकिन पित्त को बढ़ा देते हैं, यहाँ पे पित्त अविरोधी है, कफग्न भी है, और लेखन स्वरूप में कौटिल्य जाति शिलाजितु का प्रयोग करने से ऊर्ध्व रक्त पित्त में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शोथ व्याधि होती है, सर्वांग शोथ जब होता है या कोई पार्ट्स का जब शोथ होता है, और पांडु रोग का उपद्रव के रूप में भी शवथु ऐसी संप्राप्ति चरक जी ने बताई है, बागभट जी ने बताई है, वृद्ध बागभट ने बताई अष्टांग संग्रहकार में कि पांडु का उपद्रव शोथ होता है, तो रोगी बहुत ज्यादा दुर्बल होता है, भेषज असहत्व रहता है, मतलब मेडिसिन को सह नहीं पाता है, ऐसा जब कंडीशन होती है तो वहां पे कौटिल्य जाति शिलाजितु का प्रयोग करते हैं। त्वचा और मांस के बीच में दोष का संचय बहुत ज्यादा होता है, क्लेद का संचय होता है, बाह्य सिराएं जो रहती है वो बहुत ज्यादा लूज पड़ जाती है और सूजन आता है, जैसे पिटिंग इडिमा, नॉन पिटिंग इडिमा होता है। तो दोष संचय कम करके धातु शिथिलता को दूर करने का कार्य कौटिल्य जाति शिलाजतु करता है। तो जब भी पांडु के पेशेंट आए, एनीमिक पेशेंट आए और उनको अक्षिकूट शोथ हो, मतलब पूरा आंखों के ऊपर नीचे सब जगह सूजन रहती है बहुत सारे पेशेंट को, और पूर्व रूप में बोला है सुनाक्षी कूट, और वातज अमृत भक्षजन्य पांडुता में बोला है शोफ, सब जगह रहते हैं, पैरों में सूजन रहती है, पैर सूजा हुआ रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो शोधन होने के बाद कौटिल्य जाति शिलाजतु का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और शवथु चिकित्सा में आप पूरा चरक संहिता देखेंगे ना चिकित्सा में, तो उन्होंने बोला है अदरक और ये द्रव्य का प्रयोग करें, शुंठी और ये द्रव्य का प्रयोग करें, गुड़ अदरक का प्रयोग करें, मतलब शुंठी या अदरक का ज्यादा उल्लेख किया है चरक संहिता में। शोथ की चिकित्सा आप देखिए तो ये भी शुंठी वाला कल्प है कौटिल्य जाति शिलाजतु, तो ये धातु शिथिलता को भी अच्छा करता है। शोथ में मेन चीज होता है क्लेद, पानी ज्यादा जमा हुआ है तो ये पानी को निकाल देगा, मूत्र को बैलेंस कर देगा, और शोथ को कम कर देगा, धातुओं को बल बढ़ा देगा, अग्नि को बढ़ा देगा, धातु अग्नि को बढ़ा देगा, भूताग्नि को बढ़ा देगा। इसीलिए शोथ चिकित्सा में इसका अगर हम लोग कौटिल्य जाति शिलाजतु को त्रिफला के काढ़ा के साथ दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। ये अपतर्पण न करते हुए भी, ज्यादा अपतर्पण नहीं, थोड़ा करेगा, ज्यादा अपतर्पण न करके भी स्त्रोतोरोध का नाशन करेगा और धातु बल का वर्धन करने का कार्य कौटिल्य जाति शिलाजतु करता है। तो अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के, वेंट्रिकल जो है लेफ्ट साइड का हाइपरट्रॉफिड हो गया है, वो ऐसे डायलेट हो गया है और उसकी वजह से पैरों में सूजन आ रही है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में भी मैंने सर के पास देखा है जहाँ पे शोथ हो रहा है या फिर गर्भणी में शोथ हो रहा है, उसमें भी इसका प्रयोग सर करते हैं कौटिल्य जाति शिलाजतु, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। या किडनी फेलियर के जो पेशेंट होते हैं इसमें बहुत शोथ होता है, बार बार सूजन बहुत आती है, तो उसमें भी किडनी, और क्योंकि रस कल्प नहीं है और शिलाजीत का कल्प है, इसका दीपन पाचन करके अग्नि बढ़ा के, अगर क्रेटिनिन बढ़ा है तो हुरलास वगैरह होगा, दीपन पाचन करने के बाद, और क्रेटिनिन बढ़ा, यूरिया बढ़ा, मतलब एक तरह से आम बढ़ा हुआ है, रक्त में आम बढ़ा हुआ है, वहां दीपन पाचन करके और द्रव्यों के साथ में इसका जब प्रयोग करते हैं, या तिक्तक क्षीर बस्ती देके और उसको क्रेटिनिन को बैलेंस करके अग्नि बढ़ा के फिर इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से गुल्म व्याधि, वातज गुल्म में शिलाजीत का प्रयोग लघु पंचमूल और दूध के साथ करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कौटिल्य जाति द्रव्य में जो भावना द्रव्य दिया हुआ है उससे रुक्षण कार्य अधिक होके अभिव्यक्त होने वाला कफ प्रधान्य लक्षण जो है वो कम हो जाते हैं, और रसायन के रूप में गुल्म में इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आवृत वात जब रहता है, आवृत वात अगर ये ज्यादा कंटिन्यू रहा और पोस्ट में गया, जैसे पक्वाशयगत वात या फिर आमाशयगत वात, तो गुल्म निर्माण होने की, अगर उसकी उपेक्षा किया जाए तो गुल्म निर्माण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आवृत वात में। तो उसके चिकित्सा के लिए शिलाजतु का रसायन का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, ऐसा वर्णन किया गया है हमारे ग्रंथों में। ऐसे में रसायन फल प्राप्त करके देने वाला कौटिल्य जाति
अच्छे अनुपान के साथ प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए, इस पर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। मेरे को और 3 व्याधि में बोलना है इसको। मनीषा मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ, अरविंद सर बोलिए सर। सर गुल्म की जैसे अभी चर्चा हुई तो हाँ वातजन आवरण है और गुदा उसमें पक्वाशय में गुल्म कंटेन इकट्ठा हो गया है और वो कंटिन्यू वहाँ मूव हो रहा है, अपर और लोअर साइड में जाता है, फिर बहुत तेजी से आवाज आएगी गुड़गुड़ गुड़गुड़, फिर वो वायु की तरह इकट्ठा पोटली जैसे इकट्ठा हो जाता है लोअर एब्डोमेन में, फिर ऊपर जाता है और फिर पक्वाशय में जा करके और कुछ वायु निकलता है और फिर वो मूवमेंट करता रहता है। तो आम तो है ही, तभी तो वो जा रहा है, आम के साथ वायु भी है, तो उसमें ये फायदा करेगा सर। आमावस्था को पचाने के बाद, जैसे हिंगू सरोवर चलादी घृत या चूर्ण, वो देके आमावस्था जाने के बाद इसका प्रयोग करें। आम आम तो हो गया है, क्लियर हो गया है, लेकिन तब इसके बाद वो जो निरामावस्था में प्रयोग करें। हाँ मल जो है, मल जो है सर वो गांठ गांठ रूप में जाती है और फिर वो वायु को लेकर के गुल्म को लेकर के घूमता है वो। हाँ, आपका बात सही है। तो वहां पे अनुलोमन करने के लिए एरंड तेल वगैरह दे दें, मल को ठीक करें, और फिर वहां पे वो गुल्म बन रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अवैगुण्यता है, धातु जो है कमजोर हो गई, इसलिए वायु जाके जी गोला बना, जी। इसलिए धातुओं को बल बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करने के लिए बोला है। और जैसे धातु क्षय है तभी उसको एनीमिक भी है, हाँ कमजोरी भी, वेट लॉस भी है, ये हाँ सब है। हाँ। तो उसमें स्वतंत्र चलाएं या तिफलादी क्वाथ से चलाएं इसको? शीतलाक्वाथ के साथ दे, या अनुलोमन करने वाले हिंगू बचाती चूर्ण के साथ दे, या शिवाचार पाचन चूर्ण के साथ दे, या अजमुदाती चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, ऐसे कुछ वो अनुपान ऐसा करे, दीपन पाचन, पिपली जी रस, जी, पिपलिया, वो कंटिन्यू पिपल चल रहा है रस, 2-3 महीने से उसका, लेकिन द्राक्षा इसको से द्राक्षा। हाँ, जी सर वो 38 वेट है, 38-40 समथिंग, तो इसकी मात्रा कितना डिसाइड करें सर? कॉटेज यदि शिलाजतु तो 125 mgm का गोली होता है, जी, तो 1 या 2 गोली दे सकते हैं। सुबह शाम करके बीडी हाँ, करके। ये मार्केट में आता है, कॉटेज यदि शिलाजतु फेमस है, ऑनलाइन भी मिलता है। जी मेरे पास तो ज्यादा भावना वाला होता है, अगर आप मेरा यूज हाँ करना जी, चाहें तो। हाँ जी, हाँ जी, वो तो आपके वो पेशेंट को तो चलाना ही है, हाँ तो उनके लिए भी आपका ऑर्डर बना है सर। और वो पेशेंट आ गए हैं तो कल फोन किए थे, मैं रिसीव नहीं कर पाई, आज बात करूंगी। तो उनकी चिकित्सा सर एक मुझे वो है कि बहुत परिचित हैं, तो मुझे चिकित्सा करने में असहजता होगी, तो वो मेडिसिन आपसे ही मंगवाऊं सर? हाँ, 100%। क्योंकि वो जो चीज है ना, थोड़ा सा उसका वैल्यू रहेगा, पेशेंट को घर की बात हाँ, नहीं होगी वो। क्या होता है, मैं अपने चाचा को दूं, मामा को दूं, तो वो मेरा नहीं बात नहीं मानती, लेकिन नहीं अगर नहीं वो हो। मैं उनको मैं आपके पास भेजूं तो वो वैल्यू देंगे बहुत ज्यादा। जी जी, यही चीज पूछना था, तो ये हाँ कम्युनिकेशन भी करवा दूंगी और मेडिसिन का सारा पैकेज वगैरह सब हाँ 15 दिन का, 1 महीने का, इसको हाँ देंगे सर आप? जी, हाँ। थैंक यू सर, यही पूछना था। और जब मैं ठीक कर दूंगा तो तब आपकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी कि हाँ, ये मैडम भी अच्छा है। नहीं वो सर आपसे सीख रहे हैं तो वैसे ही वैल्यू है सर, नहीं, आपका उन लोगों के नजरों बताया में, वेस्ट नहीं है सर। उन लोगों के नजरों में जो रिश्तेदार होते हैं ना, रिश्तेदार जी हो गए, पड़ोसी हो गए और दोस्त हो गए, वो कभी वैल्यू नहीं देते हैं। पड़ोसी भी नहीं सोचते हैं कि ये इतना पढ़े लिखे हैं। ये मेरा ही नहीं, सब जगह, ये हमें जमदग्नि सर ने बोला है कि जी पड़ोसी का इलाज खुद नहीं करना चाहिए कभी भी। आप कितना भी अच्छा करेंगे, वो पड़ोसी बुराई करेंगे। और क्या बोला, रिश्तेदार और दोस्त, इनका इलाज कभी नहीं करना चाहिए। नहीं वो असहजता होती है सर उनको भी, और हमें तो ज्यादा होगी ना, हाँ चिकित्सा है हाथ में लेकिन दिक्कत जाएगा। हाँ। घर के फैमिली मेंबर जो विश्वास करते हैं उनको दें, लेकिन पड़ोसियों को कभी नहीं देना चाहिए। जी ऐसा है। मैं बुरा नहीं मानिए, वो प्रैक्टिकल चीजें सर ने बताया, इसमें है कोई सर, बुरा। हाँ है ये 100% है सर। हाँ। अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अरविंद सर बता रहे थे कि अरविंद सर के पास आस पड़ोस के लोग नहीं आते, दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ तो जी, दूर हाँ जी से, सर। हाँ, बता रहे थे मैं सर। अरे सर, जमनी सर ने बोला भी ना एक बार कि अगर आपके पास 200 किलोमीटर की रेंज से पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है तो आप राज वैद्य की श्रेणी में हो, और क्यों हम जी जो है लोकलाइज्ड वैद्य बने, हम राज वैद्य में क्यों नहीं जाए? हाँ हाँ आज आज अच्छा लगा सर सुन के, क्योंकि 200-300 किलोमीटर के ही पेशेंट आते हैं तो और राज वैद्य की लोकल। श्रेणी में है सर, ये तो हम लोग राज वैद्य हैं।
क्या है ना कि भगवान भी जो है उन्होंने अपने आप को लुप्त कर दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में कभी कभार दर्शन दे देते हैं भगवान। अगर वो रोज अवेलेबल हो तो वैल्यू नहीं रहेगी भगवान की भी। वैसे वैद्य भी थोड़ा दूरी से रहे तो डिस्टेंस रहना चाहिए तभी वैल्यू रहता है। जी जी। हाँ। तो एक वो अरविंद सर। वो जो हाँ बोलिए। पेशेंट आई थी ना, फेस में पूरा ब्लैक था, उनका पिगमेंट हाँ ज्यादा था। हाँ। वो नन है, वो जर्मनी में रहती है, वो इधर से आई थी, अभी फिर आई हैं 3 दिन के लिए। तो अच्छा। उनको अच्छा लगा, और देने में अच्छा लगता है सर, वो वैल्यू भी देते हैं वो लोग। और हाँ काफी अच्छा अभी उनको बेनिफिट भी हुआ है, बहुत अच्छा लगा है। तो 31 तारीख को निकल जाएंगी। तो ये अच्छी बात है सर, रियली रियली। हम लोग अपने को सोचते हैं कि आसपास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परेशान करते हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अब जैसे ये घर के पेशेंट हैं, अब कभी इनकी वाइफ कॉल करेगी, कभी इनके रिलेटिव कॉल करेंगे, कभी ये कॉल करेंगे। तो और हमको बेनिफिट होना भी नहीं है इनसे कुछ। और तो क्या हुआ ये कि मेरे जब मदगनी सर है ना उनके एक क्लासमेट है जो आयुष दर्पण पे बहुत आते थे बहुत ज्यादा। अभी मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो फिर वो मेरा सुन रहे होंगे तो डांटेंगे मुझे। जी लेकिन मुझे पता है ये बात। तो वो ना जब मदगनी क्लासमेट थे सर के साथ बैठते थे तो वो जाके दिन भर सर के क्लिनिक में बैठ जाते थे। हटते भी नहीं थे। अब सर को बात करने में थोड़ा शर्म आती थी उनके सामने। तो जब मदगनी सर ने रूल बनाया कि तुमको आना है ना मेरे क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लेके आओ और अपॉइंटमेंट मिलेगा तभी आओ नहीं तो नहीं आओ। तो उनको चिढ़ मचती है कि ये मतलब वो ऐसे बोलते हैं कि ये अपॉइंटमेंट देता है क्लासमेट को भी अपॉइंटमेंट देता है। तो सच बात है ना। बिल्कुल बुरा सर। लगता है मुझे, लेकिन प्रैक्टिकल होना चाहिए हमें थोड़ा। दोस्त को नहीं इलाज करना, पड़ोसी को नहीं करना और रिश्तेदारों को नहीं करना। करना फैक्ट है है सर। तो और के पास भेजिए रेफर करा दीजिए वहां से इलाज कराएं। हम्म। हाँ, अरविंद सर आप बताइए इस पे रक्त बिल्कुल पित्त सही, शोथ बहुत कुल। बहुत बहुत बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि ऐसा भी है कि वैसे भी विश्वास लोगों का, अब भाई हम ही लोग नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टर तक पे भी लोग बोलते हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों का भी इलाज करा के आते हैं, उनकी वजह से भी ये परेशानी हो गई, ये परेशानी हो गई। तो क्यों ऐसा रिस्क लेना कि, और पड़ोसी बदला नहीं जा सकता, और रिश्तेदार बदल नहीं सकते, पड़ोसी को आप बदल नहीं सकते, और हाँ रिश्तेदार बदल नहीं सकते, तो क्यों बुराई लेना। हाँ वही तो। भाई तो और वो भाई काम रहेगा, हमेशा जिंदगी भर भाई रहेगा। और आप और क्या आपने है ना। पूछा। हाँ हाँ आप बोलिए बोलिए सर। सर आप बोलिए। आप तो बोलिए। वो आप ऐसा अगर चिकित्सा गलत या कुछ या उनको सेटिस्फेक्ट्री, तो वो हमेशा की बात हो जाएगी। ऐसे ही आप पड़ोसी बदल नहीं सकते हो, तो ये क्यों लेना। और सही बात है, रेफरल होना चाहिए, जो हम लोग नहीं करते हैं तो रेफरल होना भी अच्छा है। कम से कम उनको भी वैल्यू रहेगी, दवाई की वैल्यू रहेगी, कॉस्ट की वैल्यू रहेगी। और कॉस्ट फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब आपको अच्छी कॉस्ट की दवाइयाँ मिलती है तो उसकी वैल्यू अच्छी दी जाती है पेशेंट की नज़र में। कम कॉस्ट की दवाइयों की पहले पेशेंट वैल्यू नहीं देता है। और क्या है ना रिलेटिव हो गए या पड़ोसी हो गए या दोस्त हो गए वो ठीक होने पे थैंक यू नहीं बोलेंगे आपको कि आपने ठीक किया। लेकिन वो बुराई निकालेंगे। अगर उन्होंने रात को बहुत ज्यादा वड़ा पाव खाया बहुत ज्यादा तीखा मसालेदार खाया और सुबह दूसरे दिन उनको उल्टी हो रही है तो वो ये बोलेंगे कि आपकी दवाई की वजह से उल्टी हो रही है। ये चीज नहीं बताएंगे कि उन्होंने क्या खाया है। वो बुराई पहले निकालेंगे अच्छाई कभी नहीं बोलेंगे कि हमको फायदा हुआ आपकी दवाई से। ये आपको मानना ही पड़ेगा ये प्रैक्टिकल चीज है। और फिर आयुर्वेद को तो बहुत ही हल्के तरीके से लेते हैं सर, बोलते हैं अरे आयुर्वेद, आयुर्वेद का लिया, अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो आयुर्वेद के, अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो। ये बातें आती हैं सर, इतनी और सामान्य सोच है और लोगों क्या की। है कि अगर आपने कहा कि दही मत खाओ रात को ये मत करो वो मत, तो जानबूझ के खाएंगे वही चीज कि हम खाते हैं वही खा के देखेंगे क्या होता है। तुम्हारे सामने खाएंगे ऐसे बता के। तो ये बात प्रैक्टिकल है। अरविंद सर ये बताइए आप कुछ और बताना चाहें तो। सर टाइम हो गया, बात तो लंबी हो जाएगी, 8-7 हो गया सर। 9 बजे वाले मत सॉरी करते हैं। सॉरी। अभी हम फिर कल करेंगे इस पे चर्चा। हाँ थैंक यू हाँ। प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग ओके सर। धन्यवाद। अब हम रात को 9 बजे मिलते हैं। सभी को धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।